तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। देखो, बहुत ही प्यारा कोट है, लेकिन मतलब क्या है इस कोट का? इस कोट को थोड़ा अच्छे से गहराई से समझते हैं। देखो, एजुकेशन जो होती है, जो हमारी शिक्षा होती है, उसका पर्पस क्या होता है? जो हमारी एजुकेशन शिक्षा होती है, उसका पर्पस रोट लर्निंग नहीं होता। उसका पर्पस आपको चीज़ों को रटवाना नहीं होता। उसका पर्पस क्या होता है कि आपको आपके माइंड को डेवलप करना, ताकि वो क्रिटिकली सोच सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मतलब कि आपका जो माइंड है उसको क्रिटिकली थिंकिंग कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप कर सके। ये एजुकेशन का पर्पस होता है कि आपके माइंड को सोचने में मजबूर कर दे। और जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकली थिंकिंग डेवलप करने पे मजबूर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम याद करते हैं, बुक में पढ़ते हैं, वो एग्जाम में आता नहीं। बुक एग्जाम में क्या आता है कि जो आपने समझा है, मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग गेन करी है, वो आपके एग्जाम में आता है। और वही पर्पस है किसका? एजुकेशन का, कि आप कैसे जो आपने सीखा है उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो पर्पस होता है एजुकेशन का, और यही कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो आई होप आपको जो कोट है उसका मतलब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जनरेटिव एआई के ऊपर, कि जनरेटिव एआई का यूज़ एकेडमिक्स में कैसे होता है। उन सब चीज़ों पे हमारा डिस्कशन है। बहुत ही प्यारा डिस्कशन होगा, बहुत ही अच्छा और रिलीवेंट हमारा ये आज का एडिटोरियल है। इंडियन एक्सप्रेस का है। द हिंदू के अंदर सारी जो न्यूज़ थी वो कॉप जो अजरबैजान बाकू में हुई थी उससे रिलेटेड थी। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या आउटकम था, तो वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थी। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि एआई बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक है, बहुत बर्निंग टॉपिक है, और एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम एआई से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। एक पहले भी एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं एआई के ऊपर, और ये दूसरा एडिटोरियल है। उसके अंदर हमने कुछ और डिस्कस किया था, इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। नोट्स बना लेना बच्चों, ठीक है। चलो अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरेटिव एआई क्या होता है? देखो, चैट जीपीटी वगैरह जो होते हैं, ये सारे जनरेटिव एआई होते हैं। ये हमें कंटेंट डेवलप करके देते हैं। जनरेटिव एआई मतलब जो कंटेंट डेवलप करके देते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, उसे कहते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में एक जो लॉ स्टूडेंट था, जो लॉ एलएलबी कर रहा था, एलएलबी वाला स्टूडेंट था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहीं से कर रहा था, तो उसने क्या करा कि अपने एग्जाम के अंदर जनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी वगैरह होता है उसकी हेल्प ली, ठीक है। उसकी हेल्प से उसने एग्जाम लिया। मतलब कि उसने पहले उससे सीखा, चैट जीपीटी से सीखने के बाद वही कुछ कंटेंट वो अपना एग्जाम के अंदर लिख के आ गया। तो वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले थे, उसने, क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो एआई जनरेटेड था, तो उसे फेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन उठता है कि आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। ये चीज़ सही है या गलत है? देखो, इसको हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि क्या ये चैट जीपीटी का यूज़ करना अपनी एकेडमिक्स में सही है या गलत है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी सिनेरियो है उसको पहले देखते हैं। देखो, यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को फेल कर दिया यूनिवर्सिटी ने, ये बोल के कि आपका जो कंटेंट है वो सारा एआई जनरेटेड है, ठीक है। उसने केस करा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। जब केस करा और उसके उसके बाद जो यूनिवर्सिटी वाले थे उन पे ऐसा कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं था जो ये प्रूव कर दे कि सारा जो कंटेंट है वो एआई से जनरेटेड है। और जो जो होता है नेचुरल प्रिंसिपल, मतलब कि उसको जो फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर जब ये सारी पिटीशन वगैरह हुई तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसको पास कर दिया, तो पिटीशन ऑटोमेटिकली डिस्पोज्ड ऑफ हो गई। तो ये बेसिकली क्या था? ये इशू था, ठीक है। ये इशू था। तो इसके पीछे क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई एआई का यूज़ करना अपनी एकेडमिक्स में सही है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और यही एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। इसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एकेडमिक्स में अगर हम एआई का यूज़ करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? देखो, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो जनरेटिव एआई होते हैं, चैट जीपीटी वगैरह जो होते हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं। ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। लेट्स से हमें कोई थॉट नहीं आ रहा, हमने चैट जीपीटी पे गए, कुछ थॉट जनरेटिव आइडियाज़ लिखे, उसने हमें और थॉट दिए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो माइंड है वो और ज़्यादा ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने लग गया, और ज़्यादा सोचने लग गया, ठीक है। उसके बाद लेट्स से अगर हमने कुछ लिखा, हमने कुछ थेसिस लिखी, कुछ रिपोर्ट लिखी, उसके अंदर हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी चैट जीपीटी हमें हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद अगर रीफ्रेजिंग करनी है सेंटेंसेस की, तो इन सब चीज़ों में हमारी जो चैट जीपीटी है वो हेल्प कर सकता है। मतलब चैट जीपीटी एक टूल है जो हमें लर्न करने में और हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर इसी चैट जीपीटी पे हम पूरे 100% डिपेंड हो जाए कि चैट जीपीटी से ही पूरा ऐसे लिखवा लें, चैट जीपीटी से ही पूरा कंटेंट ले लें, तो ये क्या चीज़ है, ये जो हमारा एजुकेशनल गोल है, हमारे माइंड को डेवलप करना, जो हमने कोड देखा था क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, कहीं ना कहीं इसको अंडरमाइन कर देता है। ये यहाँ पे बताया गया और यही बहुत सही बात है, ठीक है। लेकिन अब एकेडमिक्स क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, देखो एकेडमिक्स क्या चैलेंजेस फेस कर रही है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड जो होता है पेपर चेक करने का, कि जो टीचर है उसको 100% इवेलुएट टीचर ही कर रहा है, एक तो वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि 100% जो है एआई डिटेक्टिंग जो टूल आते हैं, जैसे यहाँ पे टर्टिन का नाम दे रखा है, टर्टिन एआई डिटेक्टर, तो 100% जो इंस्टीट्यूट है उस पर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में एआई हेल्प करता है, मतलब कि क्या है कि एआई की हेल्प से अगर हम कुछ सीखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एकेडमिक्स है उसको डिसिफर नहीं कर पाते, कि जो टीचर्स हैं जो इवेल्युएट कर रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा अगर बच्चे ने 100% जो है चैट जीपीटी से लिया है, और जो बाकी जो यहाँ से जो एआई डिटेक्टर टूल पे डिपेंड कर रहे हैं, हैविली रिलाई कर रहे हैं उनके ऊपर, कि जो कंटेंट है उसको यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेसिफर नहीं कर पाया कि बच्चे ने खुद का भी दिमाग लगाया है या रीफ्रेसिंग करी है। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम है एकेडमिक्स फेस कर रही है, और ये एडिटोरियल में भी बताया, और यही एकदम सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि भाई अगर ऐसा करती हैं, अगर 100% एआई पे रिलाई करती हैं अगर हमारी यूनिवर्सिटी, तो प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो एआई टूल्स हैं वो फॉल्स पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि लेट्स से कि अगर आपने अपने दिमाग से, लेट्स से मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में जो सर्वे किया था, सर्वे करने के बाद ये मैं अब एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं अपनी, तो मैंने एकेडमिक्स में एक सर्वे किया था। सर्वे लिखने के बाद वो जो साइनॉप्सिस होती है वो लिखनी पड़ती है, उसके बाद रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो मैंने रिपोर्ट बनाई, ठीक है। रिपोर्ट बनाने के बाद जो डेटा था उसका मैंने एक्सट्रैक्शन खुद करा अपने माइंड से, मैंने जस्ट एआई की हेल्प लेके रीफ्रेजिंग कर दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला उसको चेक करेगा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं चेक करवाऊंगा, अगर जहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर वो एआई से चेक करेगा तो वो बोलेगा कि ये तो सारा कंटेंट एआई जनरेटेड है, लेकिन ये तो 100% ट्रू है ही नहीं, तो वो क्या है, वो फॉल्स पॉजिटिव है। समझ आया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया फॉल्स पॉजिटिव होता क्या है, कि आपने खुद की मेहनत से कंटेंट लिखा, आपने जैसे रीफ्रेजिंग करी या ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेंज करा, तो उसको भी वो क्या दिखाता है कि ये सारा कंटेंट जो है कहाँ से डेवलप है, एआई से डेवलप है। तो इसी को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और जो टूल्स हैं कहीं ना कहीं वो फॉल्स पॉजिटिव की तरफ इशारा करते हैं, कि जो टूल्स हैं हमारे एआई डिटेक्शन टूल्स जो हैं वो फॉल्स पॉजिटिव दिखाते हैं, कि लिखा हमने और दिखाते कहाँ से, एआई से है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सजेशन भी दिया गया है कि एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या रिकमेंडेशन है वो सारी चीज़ों को हम समझते हैं, कि लेट से हमने देख लिया कि एआई का यूज़ एकेडमिक्स में हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। देखो लिमिटेशंस के अंदर अच्छा है, अगर लिमिटेशन से बाहर हो जाए तो ये बुरा है। अगर 100% हम उस पर रिलाई हो जाएं तो हमारा माइंड तो वैसे ही डेवलप नहीं होगा। हमने किया किस लिए, सिर्फ पास होने के लिए, और ये तो एजुकेशन का पर्पस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो सोल मोटिव है वही कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको सिर्फ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर एआई का यूज़ करें तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा सही है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे एडिटोरियल में क्या दी गई है, रिकमेंडेशन बेसिकली ये दी गई है कि हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए इसके ऊपर, कि किस एक्सटेंट तक हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि किस एक्सटेंट तक जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई का यूज़ कर सकते हैं, कि लेट से रीफ्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस क्या क्या हद रहेगी, कितनी सीमा रहेगी जहाँ तक जो है एआई का यूज़ कर सकते हैं। सीमा बेसिकली वही होनी चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ तक तुम्हारी डेवलप हो वहाँ तक तुम यूज़ करो। अगर तुम सारा ही कंटेंट वहाँ से ले रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी, और ये चीज़ आपको भी लिखनी चाहिए अगर आप सजेशन देते हैं तो, ठीक है। यही यहाँ पे भी बताई गई है बेसिकली। और यहाँ पे बेसिकली एक दूसरा सजेशन दिया है, हॉलिस्टिक असेसमेंट। मतलब क्या है हॉलिस्टिक असेसमेंट, देखो हमने देखा था क्या
कि यूनिवर्सिटी में या तो ट्रेडिशनल वे ले रहे हैं या तो डायरेक्टली एआई से चेक कर रहे हैं। एआई से चेक करा, ये अगर एआई का कंटेंट पाया तो उसे फेल कर दिया, बच्चे ने केस करा तो पास कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हॉलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न सबमिशंस के साथ ओरल एग्जामिनेशन भी लेना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जितने भी साइनॉप्सिस वगैरह होती हैं, जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे जब हम सबमिट करते हैं उसके साथ हमारा ओरल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन भी होता है। जब हम पीएचडी करते हैं तो हम जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो अपनी थीसिस सबमिट करते हैं, उसके साथ ओरल एग्जामिनेशन भी होता है। इसी को यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि हॉलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि फैकल्टी का वर्कलोड थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। मतलब क्या है कि देखो, क्योंकि अगर हमें रिसर्च पेपर जितने भी आ रहे हैं, अगर हमें उसे चेक करना है, क्योंकि हम पूरा 100% तो एआई पे डिपेंड हो नहीं सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो केस देखा वो इसी चीज़ का है। तो यहाँ पे बताया कि इस टीचर को भी एंगेज होना पड़ेगा। ठीक है, टीचर को एंगेज होने के लिए उस पर जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि जो टीचर है, जो फैकल्टी है, प्रोफेसर है, वो कहीं ना कहीं जो रिगोरस असेसमेंट करने वाली चीज़ है उसको कर सके। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, और एक चीज़, ये चीज़ जो बहुत अच्छी बताई गई है कि स्टूडेंट को भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि भाई किस एक्सटेंट तक उसने एआई का यूज़ किया है, कौन से टूल का यूज़ किया है। ठीक है, ये सारी सजेशन यहाँ पे बताई गई और बहुत ही रिलीवेंट है कि देखो एआई जो है हमारी पार्ट एंड पार्सल हो चुका है हमारी लाइफ का। ठीक है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो A to Z कोई सी भी फील्ड हो, एआई जो है हमारा एक दोस्त हो चुका है। तो अब एआई को जो निगलेक्ट करना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एआई के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। मतलब वही चीज़ कि एआई का यूज़ हमें किस लिए करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, ना कि रोट लर्निंग के लिए। वही जो एजुकेशन का पर्पस है, अगर एआई उसमें हेल्प करता है तो बुराई क्या चीज़ है। ठीक है, यही आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, अब पॉलिसी स्ट्रक्चर पे क्या क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। देखो, पॉलिसी स्ट्रक्चर पे ये चीज़ हमने देखी थी कि क्यों जो क्वालिटीज़ हैं डिग्रेड हो रही है। देखो, अगर एजुकेशन का पर्पस लोग क्या सोचते हैं कि जॉब लेना है, जॉब लेने के लिए पास होते हैं, तो लेकिन अभी भी आपको पता है कि स्किल इंडिया जो है वो एक रिपोर्ट निकालता है हर साल, और हर साल कहीं ना कहीं डेटा जो है उसका आसपास ही रहता है कि 48% जो स्टूडेंट बीटेक से निकल के आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो रोट लर्निंग करते हैं, वो सीखते नहीं है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। जो यूनिवर्सिटी में सीखते हैं उसका एप्लीकेशन उनको आता ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जो गलती होती है वो फैकल्टी की भी होती है। क्यों फैकल्टी की गलती होती है? देखो, फैकल्टी होता है वो पीएचडी कर रहा होता है। ठीक है, उस पर प्रेशर रहता है किस चीज़ का, कि उसको अपनी थीसिस को पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश किए बिना उसकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई, और ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी अपने पुराने डिस्कशन में, कि जो पैरिश और पब्लिश और पैरिश वाला जो कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ में, ये एजुकेशन की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, और इसको कहीं ना कहीं हमें हटाना चाहिए, इंसेंटिव करना चाहिए, कुछ और यहाँ पे मॉडल लेके आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। और यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो पब्लिकेशन है रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी, इसको रिमूव कर दिया। मतलब कि पीएचडी करने के लिए जो पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, यही जो पैरिश और पब्लिश वाला कल्चर था, ये जो रिक्वायरमेंट थी इसको कहीं ना कहीं हटा दिया यूजीसी ने। लेकिन यूजीसी के हटाने से क्या होता है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो तो अभी भी इसको लागू कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली अब ज़रूरत है कि हम क्वालिटी के ऊपर जाए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ऐसा नहीं कि 10 पेपर पब्लिश कर दिए और काम का उसमें से एक नहीं है। क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो बेसिकली देखो, तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो एआई है, अगर वो आपको हेल्प करता है एजुकेशन में तो वो अच्छा है, अगर हेल्प नहीं करता तो वो बुरा है। ठीक है, सिंपल चीज़ ये बताई गई थी, इसी के फेवर में, इसी के अगेंस्ट में सारी चीज़ें थी, हमने बहुत अच्छे से समझी। देखो, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके देखना। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको बहुत लाइटली मत लिया करो। ये आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। जब आप लिखना चालू करोगे ना, तो आपके अंदर अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि लेट्स से अगर आपने आज से लिखना चालू करा, अगले 10 दिन, अगले 20 दिन, अगले 50 दिन, ठीक है, अगले 2 महीने तक अगर आप कंटिन्यू इसके साथ हैं, स्टिक हैं, कि जो मैं आपको समझाता हूँ आपने समझा, समझने के बाद लिखा, तो 50 दिन के बाद जो 51वां दिन होगा, उस दिन आप खुद बोलोगे कि सर कोई भी आप मेरे को टॉपिक दो, मैं उस पर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ठीक है, और डेली लिखेंगे तो रिकॉल होगा। जो हम सीख रहे हैं डेली, ये रिकॉल होगा और आपकी मेमोरी बिल्ड होगी। ठीक है, मेमोरी बिल्ड होगी, नॉलेज बिल्ड होगी। जो आपका नॉलेज का जो बेस है, जो थोड़ा सा है बहुत,
ठीक है, वो कहीं ना कहीं भरेगा। जब वो बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद आप डेली लिखोगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल है, एस्से राइटिंग, ये बहुत ही ईजी स्टफ हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चे इसको ज़रूर करना। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो प्रीवियस ईयर में ये आया था डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई कहीं ना कहीं रिलेटेड है, थोड़ा सा छोटा मोटा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके कंटेंट इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग था। ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग आया था CAPF एग्जाम 2019 के अंदर, और ये जो था ये CISF में आया था, ये शायद आया था आपका एस्से राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग, अभी एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करके पूछा था आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। देखो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में क्या चीज़ होती है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपको बहस नहीं करनी होती। कई बच्चे सोचते हैं कि आर्ग्यूमेंट है तो मतलब हमें यहाँ पे बहस करनी है, बहस नहीं करनी होती है आर्ग्यूमेंट में। बच्चे आर्ग्यूमेंट में क्या करना होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे एआई है, अगर एआई के ऊपर आर्ग्यूमेंट राइटिंग, जैसे 2019 में CAPF ने दे दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो बुक्स को रिप्लेस कर सकती है कंप्यूटर के साथ, इसके ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग करनी थी। तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना था, इसके ऊपर आपको क्या लिखना था, एक तरफ इसका फेवर करना था कि हाँ कर सकती है, ठीक है, दूसरी तरफ इसको अपोज करना था कि नहीं कर सकती। जब हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे ठोस मटेरियल देने पड़ते हैं, सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, और वो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट आप लाओगे कहाँ से, डेली डिस्कशन से। ये हम डेली जो डिस्कस करते हैं ना, इसी से जो आपकी आर्ग्यूमेंट राइटिंग है ये भी स्ट्रांग होगी। आप मानो या ना मानो, ये होगी ही होगी अगर डेली आप डिस्कशन सुनते हो और ये जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ ये करते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग से रिलेटेड अभी और हम समझेंगे इस वीडियो के एंड में। और जो रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा सा अलग है, बहुत इजी स्टफ है रिपोर्ट राइटिंग। सबसे जो डिफिकल्ट है वो है एस्से राइटिंग, फिर आर्ग्यूमेंट और आसान है, रिपोर्ट राइटिंग और आसान है, ग्रामर और आसान है। ठीक है, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है उसको टारगेट करेंगे तो सारी बाकी जो चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। करना क्या है, लिखना है डेली। ठीक है, लिख के सबमिट कराओ। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखो न्यूज़ के अंदर बहुत टाइम से था ये वाला। ठीक है, मैं सोच रहा था लेके आऊँगा, लेकिन कंटिन्यू 2-3 बार आया तो मुझे लगा इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। टाइम आ गया है कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। देखो अभी जो जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, संबलपुर वाला जो इशू चला था वहाँ पे वो बोल रहे थे, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि इस मस्जिद के नीचे क्या है कि हिंदू टेम्पल था, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई इसको करने के लिए, वहाँ पे सारे दंगे हो गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस एक्ट का नाम क्यों आया, देखो इस एक्ट का नाम इसलिए आया क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलता है, इसका जो एसेंस है वो समझ लो। ठीक है, इसका एसेंस क्या है कि ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ था, डेट भी याद मत रखो, बस ये याद रखो जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेके अब तक, ठीक है, और फ्यूचर में भी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारा है, अगर ऐसा नहीं है कि, सॉरी टू से दैट, कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर मस्जिद है तो उसको तोड़ के मंदिर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका नाम है ये, द 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कहता है कि अगस्त जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसका जो मॉडल है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ये इसका बेसिक एसेंस है। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं बच्चे। ठीक है, देखो ये एक्ट आया क्यों था, क्योंकि बाबरी जो मस्जिद हुई थी, बहुत बड़ा इशू हुआ था हिंदू मुस्लिम के ऊपर, तो बाबरी मस्जिद जो डेमोल्यूशन हुआ था 1992 में, उसके बाद ये एक्ट लाया गया था और यही बोला था जो अभी मैंने आपको बताया कि अगस्त 15, 1947 से जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनका जो करेक्टर है, ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया गया। मतलब क्या कि अगर टेंपल है तो वो टेंपल ही रहेगा, चर्च है तो चर्च ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, उसका जो बेसिक करेक्टर है टेंपल, चर्च, मस्जिद, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके सेक्शन है उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन जो 3 है वहाँ पे प्रोहिबिशन लगा दी थी कि ना तो पूरा इसको चेंज किया जाएगा ना पार्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मंदिर तोड़ के यहाँ पे कुछ और बना दिया या फिर मस्जिद तोड़ के कुछ और बना दी। ये इसका जो पूरा कैरेक्टर है, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है।
इसका स्टेटस कब से मेजर किया गया? 15 अगस्त 1947 से, मतलब भारत जब से आज़ाद हुआ तब से। कोई भी यहाँ पे बताया गया कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले प्रायर टू 15 अगस्त 1947 कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है किसी चीज़ को लेके कि भाई ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो है मंदिर है या मस्जिद है, यहाँ पे कुछ और चीज़ थी पहले, यहाँ पे ये था या वहाँ पे वो था, XYZ जो भी चीज़ थी, अगर इससे रिलेटेड भी कोई केस चल रहा है, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे 1 मिनट रुको और अब आप यहाँ पे क्वेश्चन भी तो कर सकते हो। देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। हम डिस्कशन करते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने माइंड को जागृत बनाना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। देखो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर अगर ऐसा है तो सांबलपुर जो इशू हुआ वो हुआ क्यों? सांबलपुर इशू हुआ क्यों? क्योंकि ये तो एक्ट है, ये कहता है कि जिसका जो करेक्टर है कि लेट से सांबलपुर मस्जिद है तो वो तो मस्जिद ही रहेगी, तो उसको उसका अगर कोई क्लेम भी कर रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों ASI की टीम आई और ASI की टीम आ क्यों गई वहां पे? ठीक है, ये आप क्वेश्चन उठा सकते हो। देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ का जो सेक्शन 5 है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। ये एग्जेम्पशन देता है। एग्जेम्पशन था क्या? अयोध्या, अयोध्या बाबरी जो राम भूमि थी, बाबरी मस्जिद और राम भूमि वाला इशू था, एक वो एक्सेप्शन था इस एक्ट से, ठीक है। एक ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट जो एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट, मतलब जो आर्कोलॉजिकल का एक्ट है उसके अंदर कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट आती है वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं या रिसॉल्व हो चुके हैं वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है। तो आप एक चीज़ अब दोबारा बोलो कि सर जो ये सांबलपुर इशू है ना तो वो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे साइट में आता है, ना अयोध्या भूमि में आता है, ना ऑलरेडी सेटल है, फिर क्यों? फिर क्यों? देखो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्या कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है वो करेक्टर को चेंज करने के लिए मना करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। वो इंक्वायरी करने ASI टीम आई थी, लेकिन इंक्वायरी के लिए भी क्यों बोला भाई? क्योंकि करेक्टर जब हम चेंज कर ही नहीं सकते तो इंक्वायरी करने का मतलब क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो हमें पता होना चाहिए। पेनल्टी है इसमें कुछ? बिल्कुल पेनल्टी है, 3 साल की सजा या फिर फाइन लगती है अगर ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ आ गई क्या कि जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके अंदर बोला है क्या कि जितने भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो बेसिक कैरेक्टर है जो हमारी आज़ादी के टाइम 15 अगस्त के टाइम था वो वैसे का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जो सेवरल जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो बाबरी मस्जिद वाला हो गया, राम जन्मभूमि हो गया, एक जो आर्कोलॉजिकल साइट, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके अंदर आती है वो, उसके बाद जो ऑलरेडी रिसॉल्व हो चुके हैं। बस इतना सा याद करना है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अगर आपको समझ आया होगा तो इसका जो आंसर है आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करो बच्चे, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पार्डनिंग पावर। देखो अभी USA में क्या चल रहा है, पार्डनिंग पावर अब सबको पता है गवर्नर के पास होती है और एक हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो USA के अंदर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन वो इसका बहुत मिसयूज कर रहे हैं। बाइडन अपने बेटे को ही ये पार्डन कर रहा है। तो ये सारी चीज न्यूज में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो गवर्नर है, उनके पास क्या पावर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो हम इंडिया की जो पार्डनिंग सिस्टम है उसको समझते हैं। देखो प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग सिस्टम आता है, मतलब जो क्षमा कर सकता है, हिंदी में बोले तो क्षमा कर सकता है, वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 72 के अंदर। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में आती है और गवर्नर की आती है 161 में, 161 के अंदर, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है? पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, क्या क्या चीजें हैं, अब इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमें हमेशा समझनी चाहिए कि जो बाइडन है वो अपने बेटे को ऐसे ही माफ कर सकता है, लेकिन हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी वो प्रेसिडेंट करेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा वो हमारा गवर्नर करेगा। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है उनकी जो पार्डनिंग पावर है वो ऐसा नहीं है कि मनमानी है कि जिस मर्जी को पार्डन कर दे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके लिए एडवाइस करेगा वही चीज वो लोग करेंगे। ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये जो हमारी पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट की हो गई चाहे गवर्नर की होगी, क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो इस जो केस है इसको याद रख लेना, क्योंकि केस करके पूछता है हमारा CAPF में कि इपुरू
इप्रू सुधाकर केस जो 2006 का है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि जो जुडिशियल रिव्यू है उससे ऊपर जो है पार्डनिंग पावर नहीं है। मतलब जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है अगर किसी को पार्डन कर देते हैं उसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस होती है या मेलाफाइड्स होते हैं या एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया जाता है, एक्स्ट्रानुअस कंसिडरेशन लिया जाता है। मतलब क्या कि देखो अगर अपनी मनमानी चला दी या फिर उसके अंदर कुछ उनका मोटिव हुआ, सेल्फ मोटिव हुआ, अगर ऐसे कुछ इशू रहते हैं तो हम इस केस के अंदर बोला, सुधाकर केस, इप्रू सुधाकर केस के अंदर बोला कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब क्या कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, क्या डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में? देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है यहां से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो अच्छे से आप आंसर कर पाओगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। डिफरेंस क्या है दोनों की पार्डनिंग पावर में? देखो गवर्नर की पार्डनिंग पावर, ये चलो एक्ट तो हमें पता ही है, जो कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, जो कोर्ट सजा वगैरह देता है उसके खिलाफ जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस है उसमें क्या कर सकता है हमारा जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कर सकता है। मतलब कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंसेस में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है। मतलब क्या है कि जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की ज्यादा है और गवर्नर की कम है, बस ये मतलब है। मतलब कि क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, जस्ट अ मिनट, ओके, तो मतलब क्या है कि जो कोर्ट मार्शल है और डेथ सेंटेंस है उसमें सिर्फ जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। कि जो गवर्नर की पावर है वो वाइडर है देन, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो वाइडर है देन गवर्नर। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो की टर्म है उसका क्या मतलब है। देखो पार्डन क्या होता है कि बाइज्जत बरी कर देना। हिंदी एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझे तो पार्डन का क्या मतलब है कि जो भी सजा थी, कन्विक्शन थी, उसको एकदम हटा दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया। कॉम्यूटेशन में क्या होता है, देखो इन सब के मतलब पता होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, कॉम्यूटेशन में क्या होता है, देखो कॉम्यूटेशन में होता है कि जो उसको जैसे डेथ सेंटेंस मिली है, डेथ सेंटेंस को हटा के उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, मतलब उसको लाइटर फॉर्म दे दी, थोड़ी सी कम सजा दे दी, उसे कहते हैं कॉम्यूटेशन। रिमिशन क्या होता है, रिमिशन होता है कि जो सजा है अगर उसे 10 साल की सजा मिली है, ठीक है, तो उसका तो पीरियड जो है उसको रिड्यूस कर दिया, इसे कहते हैं रिमिशन। रिस्पाइट क्या कहते हैं कि लेसर सेंटेंस दे दिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल फैक्ट था, लेट्स से फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको रिस्पाइट देते हैं हम। ठीक है, समझ आया? रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव होता है थोड़ी सी देर के लिए राहत। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई चल रही है तो टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर कुछ उसको रिलैक्सेशन दे देते हैं तो उसे कहते हैं हम रिप्राइव। ठीक है, समझ आया? इन पांचों वर्ड का मीनिंग क्या था ये थोड़ा सा तुम याद रखना। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, अब 2018 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा तुम आंसर करने की कोशिश करना। देखो चलो इसको मैं करवा देता हूं। देखो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट। कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उससे रिलेटेड है लेकिन सही नहीं है। ठीक है, पहला एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। देखो हमने पहले ही देख लिया था कोर्ट मार्शल में जो होता है प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। सही है, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पावर टू ऑल द सेंटेंसेस ऑफ दैट सेंटेंस। देखो हमने ये भी देख लिया था गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, तो ये भी सही है। हमें गलत ढूंढना है। द कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी पिटिशन। मतलब हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर तो आता है लेकिन यहाँ पे इसने मना नहीं करा, यहाँ पे बोला है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है लिमिटेड है। चलो ठीक है, इसको अभी रहने दो। डी देखो, डी में बोल रखा है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन है ना। अभी दूसरा देखते हैं, अगर ये हो गया तो ये तो वो हो जाएगा। द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सॉवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट हिज ओन जुडिशियल मैंडेट। देखो ये चीज गलत है। मतलब क्या कि अगर लेट से किसी ने सजा दे दी, जुडिशरी ने सजा दे दी, उसके ऊपर पार्डन नहीं दे सकता प्रेसिडेंट, ये तो गलत है, ऑब्वियसली ये गलत है। तो हमारी सी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हर किसी केस में नहीं कर सकता। हमने 3 कंडीशन देखी थी, आर्बिट्रेरीनेस हो, ठीक है, अगर वो आर्बिट्रेरीनेस हो गई उसके अंदर मेला फाइट्स हो गए, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू होता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर लिमिटेड तो है लेकिन यहाँ पे मना नहीं किया, तो ये भी सही है, हमारा डी गलत है। देखो ऐसे आपको क्या करना है, अपने आंसर तक पहुंचना है, एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज में आज क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो इसीलिए एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो है इसके अंदर की टर्म हमें बेसिकली देखने हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़ बेसिकली क्या थी कि हमारे इंडिया का जो लैंडस्केप है 2.4% है, 7 to 8% जो है पूरे वर्ल्ड की रिकॉर्डेड स्पीशीज हमारे यहाँ पे रहती है। हमारी इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है, मतलब इंडिया के जो 4 हिस्से हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। ये क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हॉटस्पॉट में वो आता है कि लेट से एरिया जहाँ पे एरिया का साइज कम है और यहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, यहाँ की जो स्थानीय स्पीशीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है स्पीशीज ज़्यादा है, तो वो जो एरिया होगा वो किस में आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाएगा। तो इंडिया में 4 ऐसे एरिया आते हैं, एक तो हिमालय आता है, एक आता है इंडो बर्मा आता है, एक आता है हमारा वेस्टर्न घाट आता है, और एक आता है सुंडालैंड। ठीक है, देखो सुंडालैंड ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया वो आता है, वेस्टर्न घाट हमारा, देखो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, मैप बना के एक बार दोबारा से देख लेते हैं। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है। देखो एक ये हिमालय वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, एक हमारा वेस्टर्न घाट आ गया, एक ये वाला आ गया सुंडालैंड वाला आ गया, और एक ये वाला आ गया इंडो बर्मा वाला। तो ये जो चारों एरिया है ये कौन से एरिया में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है कि जहाँ पे एंडेमिज्म ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, लैंड एरिया कम है। ठीक है, अब कुछ की टर्म्स है वो देख लो। नेटिव स्पीशीज ये एनवायरनमेंट का है, देखो एनवायरनमेंट का है, और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सीएपीएफ के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। क्योंकि जैसे अब मैं समझा रहा हूँ, जिस तरह से अब मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तुम शंकर आईएएस पढ़ लो, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। शंकर आईएएस अपने आप में विकीपीडिया है, पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आती, यहाँ पे अभी समझ लो, ये समझ आ जाएगा, बुक में ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, नेटिव स्पीशीज क्या होती है, देखो स्थानीय प्रजाति को कहते हैं। मतलब नेटिव स्पीशीज क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ऑलरेडी है, वहां पे कोई बाहर से उसको लेके नहीं आया, उसे कहते हैं नेटिव स्पीशीज। ठीक है, जैसे हमारा गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, हमारे यहाँ पे बैम्बू हो गया। ठीक है, बम्बे जो बैम्बू होते हैं, बांस का पेड़ जो होता है, ये सारे हमारे यहाँ नेटिव है। तो एक स्पीशीज और होती है नॉन नेटिव, एक होगी नेटिव तो एक होगी नॉन नेटिव। नॉन नेटिव कौन सी होती है, जो बाहर से लेके आते हैं, जैसे कॉफी बाहर से आई है, इंडिया की नहीं है, तो वो है नॉन नेटिव स्पीशीज। समझ आ गया, नेटिव स्पीशीज जो पहले से ही यहाँ पे है, कोई बाहर से नहीं लेके आया, नॉन नेटिव जो बाहर से आई है। दूसरी देख लेते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज जो नेटिव तो है ही, बाहर से नहीं लेके आया, यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे है, उसे कहते हैं हम क्या, एंडेमिक स्पीशीज। जैसे रेड सेंडर जो लाल चंदन जिसे कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पाता है, तस्करी जिसकी बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, ये क्या है, एंडेमिक स्पीशीज है, वहीं पे ही पाता है आंध्र प्रदेश में, और कहीं नहीं पाता। ठीक है, एशियाटिक लॉयन गुजरात में ही और कहीं नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, एंडेमिक स्पीशीज। अब नेक्स्ट स्पीशीज आती है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज है, देखो हमने देखा था एक स्पीशीज बाहर से आती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन नेटिव। जब ये जो बाहर से लाई हुई स्पीशीज जो है हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाने लग जाए, जो बाहर से लाई हुई स्पीशीज है हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाने लग जाए, खतरा बन जाए, उसे हम कहते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, और एक और इसे कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, समझ आया, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं जो बाहर से लाई गई होती है और खतरा हार्म होती है, खतरा पहुंचाती है किसको, हमारे इकोसिस्टम को। इसके अंदर आती है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। देखो नाम बहुत अजीब सा है, लेकिन तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है। जो राजस्थान का है स्पेशली उसको ये पता होगा प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा क्या होता है। देखो ये होती है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये आ गया। देखो ये क्या है, ये वाला पेड़ देखा है इसको, ये देखो ये वाला पेड़, गंदा बवाल कहते हैं इसको। ये वाला पेड़ देखा है तुमने, देखो सैर करने जाते हुए तुम्हें दिखता हुआ ये वाला पेड़ दिख रहा है, ये हमारी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ये हमारे यहाँ पे आ रही है और ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसको खत्म कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये हार्म कर रही है हमारे इकोसिस्टम को। ये कौन सी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। कबूतर ले लो, जो जंगली कबूतर होता है जो तुम्हारे घरों पे होता है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है वो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है सेंटिनल स्पीशीज। सेंटिनल स्पीशीज क्या होती है, देखो जो इंडिकेट करती है, कुछ इशारा कर रही है, उसे कहते हैं सेंटिनल स्पीशीज। जैसे फ्रॉग, जब तुम्हें मेंढक दिखाई दे तो समझ लो कि बारिश आने वाली है। ठीक है,
बटरफ्लाई मतलब आसपास फ्लावर है, वहां पे हरियाली है, अच्छा चल रहा है इकोसिस्टम, बटरफ्लाई उसका इंडिकेशन है। लाइकन्स है, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इशारा करती है पर्टिकुलर एक कंडीशन की तरफ, सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन की तरफ जब इशारा करती है जो स्पीशीज, उसे कहते हैं सेंटिनल स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद आती है की स्टोन स्पीशीज। देखो की स्टोन क्या होता है, पहले जमाने में जो घर वगैरह बनते थे ऐसे टाइप के बनते थे, तो यहाँ पे जो पत्थर रखा जाता था उसे कहते हैं की स्टोन। अगर इसे हटा दो तो ये दोनों दीवार गिर जाएगी, ठीक है। तो वो स्पीशीज जिसके बिना इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, की स्टोन स्पीशीज। जैसे हमारा शेर हो गया, ठीक है। तुम्हें येलो स्टोन नेशनल पार्क की मैंने स्टोरी सुनाई थी, हर बच्चे को सुनाता हूँ जिसको ये मैं चैप्टर समझाता हूँ। येलो स्टोन नेशनल पार्क पे जो वुल्फ थे वहां के, उनको हटा दिया था, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो हरा भरा है बहुत सारा, वहां वो रेगिस्तान बन गया था, ठीक है। तो वैसे ही टाइगर क्या है, वुल्फ क्या है, कीस्टोन स्पीशीज है। वल्चर क्या है, कीस्टोन स्पीशीज है। इंसेक्ट क्या है, कीस्टोन स्पीशीज है। बटरफ्लाइज क्या है, कीस्टोन स्पीशीज है। कैसे है, देखो जो हनी बी है वो भी कीस्टोन स्पीशीज है। कैसे, हनी बी की वजह से तो फूड प्रोडक्शन होता है। अगर मधुमक्खी नहीं होगी, वो जो अपने उसमें नेक्टार गेरती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो अगर बी ही नहीं होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा कैसे। तो वो क्या है, कीस्टोन स्पीशीज है, उसके बिना इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसके बिना इकोसिस्टम चल नहीं पाए, कोलैप्स कर जाएगा। फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, देखो फ्लैगशिप स्पीशीज होती है जो पर्टिकुलर किसी, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है, ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लुमिनस इन्वर्टर का कौन है, सचिन तेंदुलकर है, तो वो क्या है, उसका फ्लैगशिप स्पीशीज है। जैसे नीलगिरी ताहर हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। तो राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसका जो फ्लैगशिप स्पीशीज है वो कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वहां पे कोई जाता है तो किसको देखने जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, मतलब वो वहां का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो ये सारी चीज बच्चे समझ आ गई तुम्हें क्या क्या होती है, नहीं आई तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि ये कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है इसको थोड़ा सा समझते हैं और यहां से भी कुछ नॉलेज लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज। देखो ट्रांजिशन जोन की बात की गई है। देखो ट्रांजिशन जोन बेसिकली होता क्या है, इकोसिस्टम होता है ये, जैसे इकोसिस्टम लेट्स से कि ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ये ओशन है, ठीक है। तो लैंड और ओशन के बीच में ऐसा तो नहीं है दीवार खिंची भी है, यहां से लैंड चालू हुआ और यहां से ऐसे ओशन चालू हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया, ये जो ट्रांजिशन जोन हो गया, ठीक है, इस ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, समझ आया। लैंड और ओशन के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीशे और क्लाइमैक्स। देखो कहते हैं इसे हैं इकोटोन, इसे क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। देखो यहाँ ये जो पर्टिकुलर होता है, जैसे इकोटोन का एग्जांपल बताओ, कौन सा इकोटोन है, ग्रासलैंड हो गया। ग्रासलैंड क्या है, इकोटोन है, क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में है, ठीक है। ग्रासलैंड क्या है, इकोटोन है, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में है। वैसे ही जो तुम्हारा सुंदरवन हो गया, ठीक है, सुंदरवन क्या है, मैनग्रूव वाला एरिया, ठीक है, मैनग्रूव वाला एरिया क्या है, वो भी एक इकोटोन है, क्यों, क्योंकि वो लैंड और समुद्र के बीच में है। यहाँ पे स्पीशीज वगैरह ज्यादा होती है, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। इकोटोन तुम्हें समझ आ गया बच्चे क्या होता है। अब देखो इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। इकोलॉजिकल नीशे कहते हैं कि लेट से कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर काम होता है, हमारे इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नीशे। जैसे देखो मैं कौन हूं, हेमंत सर, ठीक है। आपके जो हेमंत सर है वो क्या पढ़ाते हैं, आपके हेमंत सर पढ़ाते हैं आपको करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो इनका इकोलॉजिकल नीशे क्या है, करंट अफेयर, समझ आ गया। इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है, उसका जो बेसिक काम होता है उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीशे। अब यहाँ पे है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और क्लाइमैक्स क्या होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो इकोलॉजिकल नीशे दे रखा है, इकोटोन दे रखा है, इकोटोन यहाँ पे तो से क्वेश्चन पूछ लिया, इकोलॉजिकल नीशे से एक बार और पूछ रखा है, तो ये भी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ये होता है कि लेट से एक पहले बंजर भूमि है एकदम, ठीक है, पत्थर पत्थर पड़े हैं, पत्थर पत्थर के बाद यहाँ पे डेजर्ट आ गया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद डेजर्ट में से थोड़ा सा यहाँ पे घास वगैरह उगने लग गई, घास वगैरह उगने के बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे पौधे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे पूरे पेड़ आ गए, ठीक है। ये जो सक्सेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ आया इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है।
अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन में कम्युनिटीज होती हैं। देखो यहाँ जो स्टार्टिंग में जो कम्युनिटीज होती है, स्टार्टिंग में जो कम्युनिटीज होती हैं, जो कम्युनिटीज मतलब कि जो जानवर वगैरह होते हैं, छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, उनको कम्युनिटीज में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब वो डेजर्ट वगैरह होता है, ये एकदम प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से डेवलप हो रहे हैं, अभी जंगल बन रहे हैं, ठीक है। पत्थरों को जो कम्युनिटीज होंगी जो तोड़ेंगी पत्थर को, पत्थर तोड़ के वो वहाँ पे रेत बनाएगी, एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेत बनाएगी, रेत में फिर वो घास उगेगी, घास से फिर वो जंगल आएंगे। तो पत्थर तोड़ने वाली जो कम्युनिटीज होते हैं उसे कहते हैं हम पियोनियर कम्युनिटी, पियोनियर कम्युनिटी, ठीक है। जैसे लाइकेंस वगैरह हो गई, ठीक है। लाइकेंस किसी पत्थर के ऊपर होती है ना, तो मतलब क्या है कि वो वहाँ पे उस पत्थर को तोड़ देगी थोड़े टाइम बाद, इसीलिए लाइकेंस को हटाते हैं। विदेशों वगैरह में जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहाँ पे लाइकेंस को हटाते हैं, दीवारों पे वो हरी हरी चीज जम नहीं जाती, हरी ब्राउन वाली, उसे कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। तो उसको हटाते हैं। तो वो क्या है, पियोनियर कमेटी, वो क्या करती है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करती है। उसके बाद जो एकदम लास्ट वाली कम्युनिटीज होगी, जैसे ह्यूमंस ले लो, ह्यूमंस भी तो लास्ट वाली कम्युनिटीज हैं एकदम। पेड़ पौधे ले लो, जंगल ले लो, ये क्या चीज है, ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स समझ आ गया, यहाँ पे पियोनियर समझ आ गया, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ आ गया। तो सारी चीज समझ आ गई बच्चे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमें समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये तो अच्छे से समझ आ गया। ओ चलो, मैंने दो ही तुम्हें बता दिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल, एक ही क्वेश्चन रह गया, वो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है तुम। अब नेशनल कमीशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, ये आपके पीआईबी के अंदर था। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, वैसे इसका नाम ही ऐसा है कि इसको देख के हम अच्छे से अनुमान लगा लेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये जो तुम्हें दिख रहा है ग्रीन और येलो रंग, इसको देख के बहका मत करो, कंटेंट दिखा करो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इसके ये लॉन्च किसने किया है, अभी ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। कल्चर का नाम आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं किया होगा, ठीक है। करेगा क्या यहाँ पे, होगा क्या इस मिशन के, इसके मिशन के अंदर जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, उसको रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। ये इसका मिशन है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। ये लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA इसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, समझ आ गया। इसके अंदर किया क्या जाएगा, देखो इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, मतलब उसको किताबबद्ध किया जाएगा, लिखा जाएगा भी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। मैपिंग होगी 6.5 लाख विलेज की। स्टार्ट कहाँ से होगा, इसको थोड़ा याद रखना, बिहार से स्टार्ट होगी। ये जो हमारा ये जो मिशन है, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, ये बिहार से स्टार्ट करेगी। इसके अंदर एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। क्या नाम है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। अब इस ऐप के बारे में थोड़ी सारी चीज़ें देख लेना, वही सारी चीज़ें कि इसका पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंदिरा गांधी, ठीक है। पर्पस सेम पर्पस है। कैटेगरी 7 कैटेगरी है इसके अंदर। आर्ट एंड कल्चर को इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, इकोलॉजी रिकॉर्ड होगी, स्कॉलरिस्टिक ट्रेडिशन, एपिक हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। बस ये थोड़ा याद रखना कि ऐप कौन सी है, ठीक है। अवेयरनेस रेज होगी और नेशनल रजिस्टर बनेगा, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो तुम्हें बेसिक समझ आया कि ये जो मिशन है करेगी क्या, कि हमारे यहाँ पे जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको रिकॉर्ड करेगी। बिहार से स्टार्ट होगा, रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के पीछे भी इसका हाथ है। और इसके अंदर एक ऐप भी है, क्या, मेरा गांव मेरी धरोहर, बस इतना सा ही, ठीक है। अब आप ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आंसर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर क्या है। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।